जुलाई 5, 2017 की सुबह एक आदमी बैंकॉक में अपनी विला में लैपटॉप के सामने बैठा है। ऑनलाइन दुनिया में वो सिर्फ एक नकली नाम से जाना जाता है, अल्फा 02। वो एक मल्टी मिलियनेयर है, ऐशो आराम की जिंदगी जीता है और महंगी गाड़ियां चलाता है। उसे लगता है कि वो थाईलैंड में पूरी तरह महफूज है। अचानक उसे अपने घर के बाहर एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। एक औरत ने अपनी टोयोटा कैमरी उसके घर के फ्रंट गेट में टकरा दी। वो सब कुछ छोड़कर घर से बाहर भागता है और हादसे की जगह पर पहुंचता है। ये एक ऐसी गलती थी जिसके नतीजे बहुत संगीन होने वाले थे। ड्राइवर दरअसल रॉयल थाई पुलिस फोर्स की एक एजेंट थी। FBI और DEA इन्वेस्टिगेटर्स महीनों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। 7 मुल्कों की अथॉरिटीज ने इस दिन के लिए लगातार मेहनत की थी। क्या डार्क वेब के किंग की तलाश आखिरकार अब खत्म होने वाली है? वायर्ड के जर्नलिस्ट एंडी ग्रीनबर्ग ने डार्कनेट किंगपिन की तलाश पर एक मल्टी पार्ट सीरीज में ये पूरी कहानी पब्लिश की है। इसके अलावा एक लाजवाब ऑपरेशन बेयोनेट पर एक डार्कनेट डायरीज का एपिसोड है। ये बात है 2010 के शुरुआती सालों की। डार्क वेब तेजी से बढ़ रहा था। गुमनामी और प्राइवेसी के वादे लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे और ये सब मुमकिन हुआ बिटकॉइन की वजह से। अब एक नया पेमेंट सिस्टम आ गया था जिस पर अथॉरिटीज का कोई कंट्रोल नहीं था। क्रिमिनल्स के लिए अब अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बड़े पैमाने पर बेचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। डार्क वेब के आने के साथ ही बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हुआ और आज तक जारी है। और यहीं से शुरू होती है कहानी द सिल्क रोड। ये अब तक का शायद सबसे मशहूर डार्क वेब मार्केटप्लेस था। ये प्लेटफॉर्म फरवरी 2011 में लाइव हुआ और बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया। 100,000 से ज्यादा कस्टमर्स ने वहां से ड्रग्स खरीदे, लेकिन सिर्फ 2.5 इयर्स बाद साइट चलाने वाला शख्स पकड़ा गया और सिल्क रोड हमेशा के लिए ऑफलाइन हो गया। अथॉरिटीज ड्रग्स के खिलाफ जंग में एक मिसाल कायम करना चाहती थी। सिल्क रोड के फाउंडर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन ये कारोबार इतना फायदे का था कि बाकी ऑपरेटर्स पीछे नहीं हटे। सिल्क रोड बंद होने के बाद डार्कनेट मार्केट्स की तादाद अचानक एक्सप्लोडेड हो गई। सब एक दूसरे से ऊपर आने के मुकाबले में लग गए। सिल्क रोड 2 अपनी पिछली साइट के बंद होने के सिर्फ 35 डेज बाद लॉन्च हुआ। ये साइट 1 ईयर से भी कम वक्त तक चली। इवोल्यूशन एक और मशहूर मार्केटप्लेस थी जिसकी साइज तकरीबन दोनों सिल्क रोड्स के बराबर थी। इवोल्यूशन पर कुछ खरीदने के लिए बायर्स को बिटकॉइन प्लेटफॉर्म के एक अकाउंट में जमा करना पड़ता था, एक तरह का डार्क वेब एस्क्रो अकाउंट। और जब आइटम्स कस्टमर्स तक पहुंच जाते तब सेलर्स को पेमेंट मिलती थी। हर वक्त प्लेटफॉर्म के ऑपरेटर्स के पास बहुत बड़ी रकम मौजूद रहती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब इन ऑपरेटर्स ने ये पैसा चुराने का फैसला किया। इसे कहा गया एक एग्जिट स्कैम। इसी दौरान एगोरा का नाम भी सामने आया। इसे ओरिजिनल सिल्क रोड का एक काबिल वारिस माना जा रहा था, लेकिन इसके फाउंडर्स ने अगस्त 2015 में साइट को खुद ही ऑफलाइन कर दिया। कारोबार बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। धोखाधड़ी से साइट बंद करना, गिरफ्तारियां, खुद से साइट हटाना और हैकिंग, इन सब से एक नया डार्क वेब मार्केट फायदा उठा रहा था, अल्फाबे। जुलाई 2014 में एक शख्स जिसने अपना नाम अल्फा 02 रखा था, उसने अल्फाबे को बनाना शुरू किया। सिर्फ 5 मंथ्स बाद ही उसका प्लेटफॉर्म लाइव हो गया। शुरू में वहां सिर्फ चोरी हुए क्रेडिट कार्ड डेटा की फरोख्त होती थी, लेकिन जल्द ही अल्फाबे ने और ज्यादा फायदे वाले प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दिए। डेटा और लॉगिन्स के अलावा अब वहां ड्रग्स, वेपन्स भी मौजूद थे और मालवेयर भी मिलता था। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी सर्विसेज भी ऑफर की जाती थीं। कुछ चीजें सख्ती से मना थीं, लेकिन बच्चों के साथ होने वाले एब्यूज से जुड़े आइटम, टक्कर मारकर भाग जाने जैसी वाकयात से जुड़ा मालूमात और रूस से चोरी किए गए बैंक अकाउंट की मालूमात सख्ती से बैन थी।
अल्फा 02 शायद रूसी कानून निगरानी एजेंसियों से पंगा नहीं लेना चाहता था। हो सकता है वह इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह करने के लिए खुद को रूसी दिखाने की नाकाम कोशिश भी कर रहा हो। वेबसाइट खुद अमेज़ॉन जैसी काम करती थी। यूज़र फ्रेंडली सर्च फंक्शन, फिल्टर और कैटेगरीज मौजूद थीं। आप पेमेंट बिटकॉइन, मोनेरो या इथीरियम से कर सकते थे। कहा जाता है कि इससे गुमनामी मिलती है। अल्फाबे ने एक तरह का टम्बलर सिस्टम भी शुरू किया, जिसमें कई लोगों की ट्रांजैक्शंस को मिलाकर परचेसेस को धुंधला बना दिया जाता था, ताकि असली सोर्स छिपा रहे। प्लेटफॉर्म बेहद अच्छे से काम कर रहा था और डार्क वेब पर उसका दबदबा था। जहां दूसरी मार्केट प्लेसेस आती और गायब हो जाती, अल्फाबे मजबूती से टिकी रही। यूजर्स की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। साइट शुरू होने के मुश्किल से 1 ईयर बाद इसके पास 200,000 रजिस्टर्ड यूजर्स और 40,000 सेलर्स थे। 2017 में अल्फाबे की वेबसाइट पर 300,000 आइटम्स मौजूद थे और हर दिन $500,000 से ज्यादा की सेल्स हो रही थी। अल्फा 02 हर ट्रांजैक्शन से 2 to 4% तक का हिस्सा ले रहा था और लगातार पैसा बना रहा था। वो अब एक मल्टी मिलियनेयर बन चुका था। उस वक्त पूरी एक टीम अल्फाबे पर काम कर रही थी। अल्फा 02 के पास एक रिप्रेजेंटेटिव था जिसका नाम डी स्नेक था। कई मॉडरेटर्स थे जो बायर्स और सेलर्स के बीच होने वाले झगड़ों को सुलझाते थे, और एक पीआर मैनेजर भी था। साइट की तेज कामयाबी देखकर फाउंडर ने रोजमर्रा के कामों से दूर होने का फैसला किया। उसने अपना नाम बदल लिया। अल्फा 02 अब सिर्फ एडमिन बन गया। अब से सारी कम्युनिकेशन सिर्फ डी स्नेक के जरिए होती थी। जैसे ही अल्फा 02 पीछे हटा, अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स उसकी असली पहचान पर ज्यादा ध्यान देने लगे। आखिर ये ताकतवर मास्टरमाइंड कौन था जो इस प्लेटफॉर्म के पीछे छिपा बैठा था? क्या वही इंटरनेट के अंधेरे हिस्से पर राज कर रहा था? एक ऐसी हंट शुरू हुई जो पूरी दुनिया में फैली और कई ईयर्स तक चलती रही। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स यह पता लगाना चाहते थे कि अल्फाबे के सर्वर्स आखिर कहां मौजूद हैं। अगर उन्हें इन सर्वर्स तक पहुंच मिल जाती तो वो या तो प्लेटफॉर्म को बंद कर सकते थे या चुपचाप उसमें घुसकर उसके ऑपरेटर्स का पता लगा सकते थे। आईपी एड्रेसेस यूजर्स और सर्वर्स की लोकेशन के बारे में अहम मालूमात देते हैं, लेकिन टीओआर जैसे क्लोज्ड नेटवर्क्स में वेबसाइट रिक्वेस्ट्स दुनिया भर के कई रैंडम सर्वर से होकर गुजरती हैं, ताकि असली सोर्स का पता लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाए। मुतादिद सर्वर्स के जरिए रूटिंग का सुराग लगाना नामुमकिन है। जानबूझकर यह मुश्किल बनाया गया है कि सर्वर, ऑपरेटर्स और सेलर्स कहां मौजूद हैं। इसलिए अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स को एक अलग रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने प्लेटफॉर्म ब्राउज किया और गुमनामी से ड्रग्स खरीदे ताकि सेलर्स की कोई गलती मिल सके। शायद प्रोडक्ट की पैकिंग या डाक के स्टैम्प किसी ड्रग डीलर की पहचान दे दें। वो उसे गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन ये तो बस छोटी मछलियां हैं। डीलर्स आते जाते रहते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स का निशाना अल्फा 02 था, मगर अल्फाबे के पीछे जो मास्टरमाइंड, वो हर एहतियात बरतता हुआ लगता था। उसे जैसे इस खेल का हर कायदा मालूम था। इन्वेस्टिगेटर्स तकरीबन मायूस हो चुके थे जब तक दिसंबर 2016 नहीं आया। रॉबर्ट मिलर अपने फ्रेस्नो कैलिफोर्निया के दफ्तर में डेस्क पर बैठा था। वो DEA यानी अमेरिकन ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में काम करता था। वो अल्फाबे पर काम कर रहा था और उस दिन तक ये काम काफी बेकार और थकाने वाला लग रहा था। लेकिन अचानक उसके इनबॉक्स में एक ईमेल आई। सेंडर गुमनाम था। लग रहा था कि अल्फा 02 ने अल्फाबे के शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ी गलती की थी। उस वक्त वेबसाइट पर रजिस्टर करने वाले हर यूजर को एक वेलकम ईमेल भेजी जाती थी और उस ईमेल में असली सेंडर का पता मौजूद था। उस ईमेल के मेटा डेटा में असली एड्रेस दिखाई दे रहा था। हालांकि ये गलती फौरी ठीक कर दी गई थी, लेकिन उस अनोनिमस टिप्सटर ने उन शुरुआती वेलकम ईमेल्स में से एक को सेव कर लिया था। शायद वो टिप्सटर अल्फा 02 के पहले कस्टमर्स में से एक था, या फिर किसी कंपीटिंग साइट का ऑपरेटर जिसे किसी तरह वो ईमेल मिल गई। कौन जानता है। वो चुपचाप अल्फाबे को डार्क वेब पर बढ़ते हुए देखता रहा।
सिर्फ इसलिए कि एक दिन वो ये ईमेल एड्रेस DEA को दे सके। वो ईमेल एड्रेस था pimpalex91@hotmail.com। यही ईमेल मिलर और उसकी टीम के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त साबित हुई। इसी ईमेल एड्रेस के जरिए इन्वेस्टिगेटर्स ने 2008 की कुछ फोटोज ढूंढ निकाली और 2009 की कुछ तस्वीरें एक एलेक्स नाम के शख्स की skyrock.com पर मिली। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसने एक पुराना डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक किया। उस प्रोफाइल में उसका होम टाउन थ्रोआस रिवियर लिखा था, जो साउथ क्वेबेक कनाडा में है। प्रोफाइल के मुताबिक उस वक्त उसकी एज 17 ईयर्स थी, तो उसके ईमेल एड्रेस में मौजूद 91 शायद उसके बर्थ ईयर की निशानी थी। इसका मतलब जब अल्फाबे शुरू हुआ तब उसकी एज 23 ईयर्स के आसपास रही होगी। यूजर नेम Alpha02 एक फ्रेंच लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फोरम पर भी नजर आया, जहां 2008 में उसने बताया था कि किसी इमेज से वायरस कैसे हटाया जाए। उस पोस्ट के नीचे उसका वही ईमेल एड्रेस लिखा था और वहां उसका पूरा नाम भी लिखा था, एलेक्जेंड्रे काजेस। इन्वेस्टिगेटर्स के पास अब उसका नाम था, लेकिन वो है कहां? उन्हें केजेस का पेपाल अकाउंट मिला, जहां उसने अपना प्राइवेट ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ था। उसके लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चला कि वो एक फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डिजाइनर के तौर पर काम करता है। ऐसा भी लगता है कि वो अपनी एक टेक कंपनी चलाता था, जिसका नाम था EBX टेक्नोलॉजीज। फेसबुक पर इन्वेस्टिगेटर्स को उसकी फियांसे का प्रोफाइल मिला, जो एक थाई वुमन थी। अब साफ था कि वो कैनेडियन थाईलैंड में रह रहा है। सारे क्लूज इन्वेस्टिगेटर्स को थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक तक ले गए और थाई अथॉरिटीज की मदद से इन्वेस्टिगेटिव टीम ने शहर में केजेस की 3 प्रॉपर्टीज की पहचान की। एक घर गेटेड कम्युनिटी में था, जहां Alpha02 अपनी वाइफ के साथ रहता था। दूसरा घर था और तीसरी $3 मिलियन की एक आलीशान मैंशन, जो बैंकॉक के आउटस्कर्ट्स में थी। उसके पास फुकेट में एक हॉलिडे होम भी था और वो साइप्रस में एक और विला खरीदने के प्रोसेस में था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस पर नजर रखना शुरू किया। इस मल्टी मिलियनेयर की लाइफस्टाइल में कई कार्स शामिल थीं। काजीज को बैंकॉक में अपनी लंबोर्गिनी चलाना बहुत पसंद था। एजेंट्स उसे देखते रहे, उसके रूट्स को फॉलो करते रहे और उसके आईफोन को ट्रैक करते रहे। जहां केजीज अपनी वाइफ के साथ एक खूबसूरत घर में रहता था, वहीं वो अपने कई अफेयर्स को बैंकॉक के अपने दूसरे घरों में बुलाता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस जगह को नाम दिया बैचलर पैड। केजीज एक पिकअप आर्टिस्ट फोरम का एक्टिव मेंबर था, जहां मर्द एक दूसरे को औरतों के साथ कामयाब होने के टिप्स देते थे। रोमियो नाम से काजीज वहां कंजर्वेटिव फैमिली वैल्यूज शेयर करता था और अपनी कामयाब सेक्स लाइफ पर एक तरह की सेक्सिस्ट लाइव ब्लॉग लिखता था। इसके अलावा उसकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आम थी। डार्क वेब के किंग के लिए कुछ खास नहीं। वो सुबह जल्दी उठता, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करता। वो ज्यादातर वक्त घर से ही काम करता था और वहीं रहता था। कभी कभी वो लैंग्वेज कोर्स अटेंड करता या अपनी वाइफ के साथ बाहर खाने जाता। इन्हीं रूटीन के दौरान अथॉरिटीज ने उसकी गिरफ्तारी का प्लान बहुत ध्यान से बनाया। जून 2017 में, यानी हमले से कुछ हफ्ते पहले, कुछ अमेरिकन एजेंट्स बैंकॉक के 5 स्टार एथिनी होटल के लाउंज में बैठे थे। अचानक काजीज वहां नजर आया। उसने अपनी पोर्शे पनामेरा होटल के एंट्रेंस पर पार्क की और बिल्कुल आराम से लॉबी एरिया से गुजरते हुए सीधा एजेंट्स की तरफ चला गया। बैंकॉक में हजारों होटल्स हैं, क्या उनका राज खुल गया? क्या डार्क वेब का किंग उन्हें मात देने आया है? केजस एक टेबल पर आकर बैठ गया। वो एजेंट से बस कुछ मीटर की दूरी पर बैठा था। वो लोग इससे पहले कभी उसके इतने करीब नहीं आए थे, लेकिन वो वहां सिर्फ एक बिजनेस डिनर के लिए आया था। ये एक नाकाबिले यकीन कोइंसिडेंस था। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ 1 मंथ बाद कैजस मर चुका होगा। उस दौर में अल्फाबे दुनिया का सबसे बड़ा डार्कनेट मार्केट बन चुका था, मगर कंपटीशन भी था। यूरोप में हांसा मार्केट तेजी से बढ़ रहा था और यूरोपियन अथॉरिटीज उसकी वजह से काफी मसरूफ थी।
डच इन्वेस्टिगेटर्स को एक सिक्योरिटी रिसर्चर की मदद से हांसा मार्केट के सर्वर्स का सुराग मिला। वो नेदरलैंड्स के एक डेटा सेंटर में मौजूद थे और इससे एक यूनिक मौका पैदा हुआ। वो सर्वर्स की निगरानी करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं और साइट के ऑपरेटर्स की अनगिनत चैट एंट्रीज स्कैन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऑपरेटर्स जर्मन हैं और शायद अब भी जर्मनी में ही रहते हैं। जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस BKKA के साथ मिलकर डच अथॉरिटीज हंसा मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, लेकिन अचानक हंसा मार्केट डच सर्वर से गायब हो गया। शायद एडमिन्स को पता चल गया था कि उनके सर्वर्स की कॉपी बना ली गई है। ऑपरेटर्स की चैट्स में अथॉरिटीज को कुछ बिटकॉइन एड्रेसेस भी मिले। उन्होंने इन बिटकॉइन वॉलेट्स की ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना शुरू कर दिया। वो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हुए आखिरकार एक डच क्रिप्टो एक्सचेंज तक पहुंचते हैं। वो एक्सचेंज से राब्ता करते हैं और वहां का डेटा मांगते हैं। बिटकॉइंस का सुराग लिथुएनिया तक जाता है। वहां की अथॉरिटीज के साथ मिलकर जर्मन्स और डच नए सर्वर्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इस बार अथॉरिटीज का इरादा सीधा वार करने का था, लेकिन फिर कुछ गैर मुतवक्को हुआ। FBI ने यूरोपियन अथॉरिटीज को बताया कि वो अल्फा 02 को गिरफ्तार करने और अल्फा बे को बंद करने की तैयारी में हैं। इसी के साथ ऑपरेशन बेयोनेट की शुरुआत हुई। इस ऑपरेशन की क़यादत FBI और DEA कर रहे थे और इसमें कुल 7 कंट्रीज की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज शामिल थीं। यूरोपोल भी इस मिशन का हिस्सा था। FBI को हिदायत दी गई कि वो अल्फा बे को बंद करने में तब तक इंतजार करे जब तक डच और जर्मन्स मिलकर हंसा मार्केट पर पूरा कंट्रोल नहीं ले लेते। अगर अल्फा बे को पहले बंद किया गया तो हंसा वेबसाइट पर नए बायर्स और सेलर्स का सैलाब आ जाएगा। डार्क वेब में ऐसा अक्सर होता है, जब कोई साइट बंद होती है या एग्जिट स्कैम होता है तो कस्टमर्स और डीलर्स बस दूसरी साइट पर चले जाते हैं। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब कस्टमर्स और डीलर्स ऐसी साइट पर जाने वाले थे जो पहले ही लॉ एनफोर्समेंट के कब्जे में थी। उस डेटा से डच अथॉरिटीज हजारों क्रिमिनल्स को बिना उनके शक किए पकड़ सकती थीं। एक तरह का हनीपॉट तैयार हो गया था और इस सब से अलेक्जेंडर केज़ेल पूरी तरह बेखबर था। वो अब भी बैंकॉक की सड़कों पर अपनी लैम्बोर्गिनी दौड़ाता है, अपने पसंदीदा फोरम पर बेकार बातें लिखता है और अपनी वाइफ को धोखा देता है। जून 20, 2017 मिशन का पहला हिस्सा कामयाब हो गया। लिथुएनिया के डेटा सेंटर पर डच फोर्सेस ने छापा मारा। उसी वक्त जर्मन अथॉरिटीज ने हंसा मार्केट के 2 ऑपरेटर्स को सीगेन और कोलोन में गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेटर्स अपनी गिरफ्तारी से पहले किसी को खबर तक नहीं दे पाए। अब हंसा मार्केट पूरी तरह डच कंट्रोल में था और डार्क वेब की दुनिया में किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था। जुलाई 5, 2017 बैंकॉक। टाइम आ गया था। केजीज के नाम पर वारंट जारी था। आज रॉयल थाई पुलिस, DEA और FBI और अब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अल्फा 02 को आखिरकार 2 साल से ज्यादा के बाद पकड़ा जा सकता है। एक ग्रे टोयोटा कैमरी एक डेड एंड सड़क पर चलते हुए केजेस के घर की तरफ आती है। ड्राइविंग सीट पर रॉयल थाई पुलिस फोर्स की एक एजेंट है। वह सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि उसने गलत मुड़ लिया। वह रिवर्स करना चाहती है, लेकिन अनजाने में एक हल्की सी टक्कर करवा देती है। शोर शराबा और अफरा तफरी का मकसद केजेस को उसके घर से बाहर निकालना था। उम्मीद यह थी कि वह बिना सोचे समझे खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। यह हिस्सा बहुत अहम है। सबसे बेहतर हालत में जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो उसके डिवाइस अनलॉक्ड ही रहने चाहिए। अगर उसके हार्ड ड्राइव्स लॉक और इनक्रिप्टेड होते तो अथॉरिटीज के लिए अल्फा बे तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। केजीज अपने घर से बाहर निकलता है और टोयोटा की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में एक सेल फोन होता है। अचानक कई ऑफिसर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो वापस घर के अंदर भागने की कोशिश करता है, शायद अपना कंप्यूटर बंद करने के लिए, लेकिन उसे काबू कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स उसके घर के अंदर दौड़ते हैं और उसका लैपटॉप ढूंढते हैं।
वो बेडरूम में मिला, ऑन था, स्टैंड बाय मोड में नहीं। ऑफिसर्स उसे पकड़ चुके थे। अल्फा 02 अब भी उस सर्वर में लॉग्ड इन था जो अल्फाबे को होस्ट कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने लैपटॉप की तलाशी ली और कई पासवर्ड्स बरामद किए। अल्फाबे वेबसाइट और सर्वर की तहकीकात जारी रही। इस कैनेडियन के पास करीब $23 मिलियन की दौलत थी। अथॉरिटीज ने उसकी महंगी कारें, घर, एक होटल और कई मिलियन की क्रिप्टो करेंसीज जब्त कर ली। केजेस की वाइफ, जो एक थाई खातून थी, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा। एक हफ्ते बाद जुलाई 12 को अलेक्जेंडर कजीस मर गया। उसने हिरासत में खुदकुशी कर ली। डार्क वेब का बादशाह अब कहानी बन गया। अथॉरिटीज ने अल्फाबे को बंद करने की खबर कुछ वक्त तक जानबूझकर छुपाए रखा। जब प्लेटफॉर्म अचानक ऑफलाइन हुआ तो किसी को नहीं पता था कि क्यों। क्या ये कोई एग्जिट स्कैम था, या फिर कोई हैक, या ऑपरेटर्स ने काम छोड़ दिया? जैसा कि पहले से अंदाजा था, बेशुमार यूजर्स दूसरे डार्कनेट प्लेटफॉर्म्स पर चले गए, जिनमें हंसा मार्केट भी शामिल थी। 4 हफ्तों तक डच अथॉरिटीज ने हजारों क्रिमिनल्स को उस प्लेटफॉर्म पर लेन देन करते हुए देखा। उन्होंने कीमती और सबूतों से भरा डेटा इकट्ठा किया। जुलाई 20, 2017 को हंसा मार्केट को भी बंद कर दिया गया। उसी दिन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अल्फाबे और हंसा के खात्मे का ऐलान किया। ये दुनिया भर की अथॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने डार्क वेब मार्केट अल्फाबे को गिराने का ऐलान किया। यह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा डार्क वेब मार्केट प्लेस गिराया जाना है। असल में डार्क वेब कोई बुरी या सिर्फ क्रिमिनल्स की तकनीक नहीं है। हमें इंटरनेट पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है जहां विसल ब्लोअर्स और जर्नलिस्ट्स कुछ हद तक महफूज रह सकें। लेकिन अल्फाबे जैसे मार्केट प्लेसेस, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अब भी पिक्चर का हिस्सा है। बिल्ली और चूहा का ये ग्लोबल गेम अभी खत्म होने से बहुत दूर है। गैर कानूनी ड्रग्स, वेपन्स, फेक मनी और मालवेयर की मांग अब भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा वक्त नहीं लगा कि लोग हंसा मार्केट और अल्फाबे को भूल गए। यूजर्स तेजी से दूसरे डार्कनेट प्लेटफॉर्म्स पर चले गए। कई नए डार्कनेट मार्केट्स उभर आए और पहले वाले मार्केट लीडर्स से भी बेहतर जगह बना ली। रशियन डार्कनेट मार्केट हाइड्रा एक वक्त पर अल्फाबे से दुगनी बड़ी थी। 2021 में इसे भी जर्मन और अमेरिकन अथॉरिटीज ने बंद कर दिया। अब शुरू हो गई है एक नई दौड़। डार्क वेब के किंग के खिताब के लिए अब एक नया नाम सामने आया है, डी स्नेक। उसने 2021 में अल्फाबे को फिर से लॉन्च किया था और आज तक वही इस डार्कनेट मार्केट प्लेस को चला रहा है।